हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी। चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारे डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से लिखा है और नेक्स्ट वीडियो मैं इंस्ट्रूमेंट्स पे लेके आऊँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स, इसी चैप्टर के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन। तो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार अपने खर्चे और टैक्स के थ्रू इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा। इट इज़ अ क्रूशियल टूल फॉर मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन एंड बूम्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसके थ्रू सरकार ग्रोथ को लगातार एनहेंस करती है, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। मान लो मार्केट में महंगाई होगी तो पैसा ज़्यादा है ना, तभी तो महंगाई हुई, तो सरकार टैक्स लगाएगी, खर्चा कम करेगी ताकि इकोनॉमी से पैसा निकले या कम हो, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो सरकार ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, खर्चा बढ़ाएगी और टैक्स भी कम करेगी, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशंस क्या आ जाती हैं? डेफिनेशन में अगर आप पेपर में एक आधी डेफिनेशन लिखते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्थर स्मिथ्स, fiscal policy is a policy under which the government uses its expenditure and revenue programs to produce desirable effects and avoid undesirable effects on national income, production and employment। तो आर्थर स्मिथ का ये मानना था कि फिस्कल पॉलिसी सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार अपने खर्चे और आमदनी, रेवेन्यू क्या हो गया, आमदनी होगी सरकार की, उसको इस हिसाब से प्रोग्राम करती है ताकि वो डिज़ायरेबल इफेक्ट, मतलब जो वो चाहती है वो कर पाए। जैसे अगर वो चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे तो वो क्या करेगी, अपना खर्चा कम कर देगी और टैक्सेस बढ़ा देगी। अगर वो चाहती है कि जो डिफ्लेशन है, मंदी या रिसेशन चल रहा है, तो उस टाइम खर्चा बढ़ा देगी और टैक्सेस कम कर देगी। समझ की बात? तो इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस ज़्यादा, खर्चा कम, और डिफ्लेशन के टाइम पे जो है खर्चा ज़्यादा और टैक्सेस कम, ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाए, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स या इन सिंपल टर्म्स, फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन हाउ मच टू स्पेंड, कि सरकार डिसीजन लेती है कितना खर्चा करेगी, एंड हाउ मच टू कलेक्ट टैक्सेशन, कि कितना लोगों से टैक्सेशन के टर्म पे पैसा इकट्ठा करेगी टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाने के लिए सरकार कितना खर्चा करेगी और कितना टैक्स जो है वो लेगी लोगों से, ठीक है। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के? अलग से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन अलग से भी आए तो भी आपको मीनिंग डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है। तो सबसे पहला मकसद किसी भी पॉलिसी का देश की तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्टिमुलेट्स जीडीपी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो मेन मकसद होता है फिस्कल पॉलिसी का कि ग्रोथ रेट को बढ़ाए, जीडीपी को बढ़ाए, जीडीपी को बढ़ाएगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। इट एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स। ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को, टैक्स में छूट दी जाती है, टैक्स को कम किया जाता है या टैक्स माफ़ किया जाता है, जिसको टैक्स हॉलीडे भी कहा गया है। तो ये सारे काम करके सरकार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करती है, जो भी टारगेट रखा है उन्होंने। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेशन बाय कटिंग स्पेंडिंग और इंक्रीजिंग टैक्सेस, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। जब भी इन्फ्लेशन आती है तो फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी बन जाती है। इसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने खर्चे कम कर देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है। और दूसरी तरफ अगर डिफ्लेशन आई हुई है, मंदी आई हुई है, डेफिसिट डिमांड है इकोनॉमी में, तो क्या करेगी, इंक्रीज स्पेंडिंग और कटिंग टैक्सेस, दैट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो उस केस में एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आएगी जिसके अंडर सरकार अपना खर्चा ज़्यादा कर देती है और टैक्सेस कम कर देती है ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाए। तो एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी के ऊपर मैंने अलग से एक अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, आप उसको जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी सरकार की पॉलिसी हो वो यही चाहती है ना, जितने बंदे काम करना चाहते हैं सबको काम मिले। तो इट क्रिएट्स जॉब्स
थ्रू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स दैट इज़ कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार जो है प्रोजेक्ट्स लेके आती है जिसकी वजह से सरकार का खर्चा होता है, सरकार खर्च करती है, प्रोजेक्ट्स लेके आती है जिस वजह से लोगों को जॉब्स मिलती है। इट सपोर्ट्स बिजनेसेस विथ टैक्स कट्स टू एनकरेज हायरिंग। तो जब प्राइवेट सेक्टर को ये टैक्स कट देगी, टैक्स में छूट देगी, सब्सिडीज़ वगैरह देगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और हायरिंग वगैरह करेंगे जिससे कि जॉब्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट यूजेज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दैट इज हायर टैक्सेस ऑन द रिच टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो। और दूसरी तरफ फंड्स वेलफेयर प्रोग्राम्स, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसके लिए फंडिंग करती है, दैट इज़ सब्सिडीज़, पेंशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह देती है गरीबों को, ताकि वो भी, उनको भी फैसिलिटी मिले और वो भी थोड़ी अपनी पॉवर्टी लाइन से निकल सकें। तो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना और गरीबों के ऊपर खर्चा करना ताकि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट जनरेट्स रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस विच इज़ यूज फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो ये क्या करती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अमीरों की जेब से टैक्स से पैसा निकालती है और उसको पब्लिक सर्विसेज देने में यूज़ करती है। इट एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाया टैक्स बेनिफिट्स। तो टैक्स बेनिफिट्स देती है जिसकी वजह से सेविंग्स भी इनकरेज होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी एनकरेज होती हैं। तो ये पैसे का मोबिलाइजेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे को मोबिलाइज करती है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। ये चाहती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल रहे, इसकी वजह से, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल बनाने की वजह से इट इम्पोजेज टैरिफ्स और सब्सिडीज़ टू रेगुलेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सब्सिडीज़ देगी और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए टैरिफ्स वगैरह लगा देगी ताकि हम इंपोर्ट्स कम करें, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन अच्छी बनी रहे, ना कि अनफेवरेबल जाए। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़। जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको टैक्स रिलीफ देता है, टैक्स में छूट देता है, टैक्स माफ़ कर देता है या फिर सब्सिडीज़ दे देता है। ठीक है, ये सारे काम करता है ताकि जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो कंट्री की। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट फंड्स रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करता है, कैसे? इट ऑफर्स टैक्स डिडक्शन ऑन सेविंग्स दैट इज़ पीपीएफ। अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हो तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स डिडक्शंस मिलती हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये एनकरेज कर रहा है सेविंग्स। प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कहीं फलां जगह पे इंडस्ट्री खोलने पे टैक्स माफ़ कर देता है, इंसेंटिव्स देता है और बिजली सस्ती देता है सॉरी, तो लैंड सस्ता दे सकता है, टैक्स में छूट दे सकता है और कई टाइप की सब्सिडीज़ देता है। ठीक है, ताकि जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज हों। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबलाइजिंग इकॉनमी ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन के टाइम पे जो इकॉनमी को स्टेबलाइज करता है, कैसे? इट इंक्रीजेज स्पेंडिंग्स लाइक स्टिमुलस पैकेजेस टू रिवाइव डिमांड। डिमांड को रिवाइव करने के लिए पैकेजेस वगैरह देता है, खर्चा करता है। एंड टैक्स कट्स टू लीव मोर मनी इन द कंज्यूमर्स हैंड। कंज्यूमर की जेब में ज़्यादा पैसा आए, इस वजह से टैक्स को जो है काफ़ी कम कर देता है, ताकि लोगों के पास पैसे बचेंगे तो लोग डिमांड करेंगे तो फिर फर्दर प्रोडक्शन होगी और ये रिसेशनरी साइकिल से इकॉनमी निकल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। इट एलोकेट्स फंड्स फॉर अंडर डेवलप्ड रीजन्स टू प्रमोट बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पे भी खर्चा करता है ताकि वो रीजन्स भी डेवलप हों, ताकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ ख़त्म हो जाएं। फिर कंक्लूड करते हैं, फिस्कल पॉलिसी इज़ अ पावरफुल टूल दैट गवर्नमेंट्स यूज टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ensure stability एंड प्रमोट इक्विटेबल ग्रोथ। तो फिस्कल पॉलिसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और इक्विटेबल ग्रोथ करने के लिए, ताकि सब जो है अमीर गरीब का जो फासला है वो कम हो जाए। बाय एडजस्टिंग टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर, पॉलिसी मेकर्स कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ। तो बेसिकली जो सरकार है वो खर्चे और टैक्सेस को एडजस्ट करके जो है ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी रहे, मतलब ओवरऑल ग्रोथ रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज of taxation and public expenditure
टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को असर डालने के लिए सरकार अपने खर्चे, मतलब सरकारी खर्च और जो टैक्सेस है उसको इस हिसाब से कंट्रोल करती है ताकि इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि सरकार अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि हैं देश की तरक्की करना, प्राइस को स्टेबल बना के रखना, जॉब क्रिएट करना और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करना कि अमीर गरीब में फासला कम हो जाए, वो सारे काम करने के लिए फिजिकल पॉलिसी का अच्छे से इस्तेमाल करती है सरकार। टू इम्प्लीमेंट फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिवली गवर्नमेंट रिलाई ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिजिकल पॉलिसी को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्पोज करने के लिए इकोनॉमी पे सरकार कई इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्कस करेंगे। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट्स। तो रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे मैंने एंड लिखना था, एंड लिखना मैं भूल गया, एंड एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से, फर्दर मैंने हेडिंग बनाई इंस्ट्रूमेंट्स की। इसमें फर्स्ट आ जाता है रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स में वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं जो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सरकार के लिए आमदनी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है टैक्सेशन, वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हेडिंग के अंदर 2-3 लाइनें लिखनी है। रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स टू जनरेट इनकम। सरकार इससे, इन टूल्स के थ्रू इनकम जनरेट करती है, तभी तो सरकार अपना खर्चा निकाल पाएगी। प्राइमरीली थ्रू टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स सोर्सेज। तो सबसे पहला आ जाता है टैक्सेशन। टैक्सेशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड इनटू। तो टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो देनी देनी है, चाहे बेनिफिट हो चाहे बेनिफिट ना हो, टैक्स तो देना ही देना है। तो टैक्स भी एक रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट है और टैक्स की क्लासिफिकेशन जो है फॉलोइंग पॉइंट्स में हमने डिस्कस की है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जिसके ऊपर लगेगा वही देगा, वो शिफ्ट नहीं कर पाता। इनडायरेक्ट टैक्सेस में शिफ्टिंग हो जाती है। दीज आर द टैक्सेस विच आर पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज इम्पोज। जिनके ऊपर इम्पोज हुए हैं वही देंगे, कोई और नहीं देगा। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पे लगता है, ठीक है। इट इज़ लेविड ऑन इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स। जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से, जो भी आपका स्लैब है उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इट इज़ बेसिकली प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स। जो भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वेल्थ टैक्स। इट इज़ चार्ज्ड ऑन पर्सनल एसेट्स। जो भी आपके पर्सनल एसेट्स हैं उनके ऊपर लगता है, ठीक है। एबॉलिश्ड इन सम कंट्रीज बट एग्जिस्ट्स इन अदर। कुछ कंट्रीज़ में ये टैक्स है, कुछ कंट्रीज़ में ये नहीं है, मगर वेल्थ टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो आपकी वेल्थ है उसके हिसाब से आपके ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट कैपिटल गेन्स टैक्स। इट इज़ अप्लाइड ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। जब भी आप कोई ज़मीन, कोई शेयर वगैरह बेचते हैं, जितने पे आपने ख़रीदा है फिर आपने बेचा, तो जितने पे ख़रीदा था और जितने पे बेचा उसका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो सरकार है वो टैक्स लगाती है। इस टैक्स को अवॉइड करने के लिए कई लोग जैसे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और फिर उसी रेट पे दिखा देते हैं कि हमने बेची, और जो एक्सेस पैसा है वो कैश में ले लेते हैं, उसे ब्लैक मनी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम कर्बिंग इन्फ्लेशन। अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी अबव फॉर्म्स में तो इससे क्या होगा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और लोग डिमांड कम करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। इट प्रमोट्स इनकम इक्वालिटी थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्योंकि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, इस वजह से जो इनकम इक्वालिटीज़ हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही आ जाएंगी, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ तो कभी ख़त्म हो ही नहीं पा रही, ठीक है, ना ही हो सकती, बट इससे ये रहेगा कि इनकम इनइक्वालिटीज़ जो हैं कम हो जाएंगी, इनइक्वालिटी का जो डिग्री है वो कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्सेस के बाद अब हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। दीज आर दोज टैक्सेस विच आर नॉट पेड बाय द पर्सन ऑन whom दीज आर इम्पोज्ड। लगा किसी और पे, दिया किसी और ने। एग्जाम्पल जीएसटी लगा दुकानदार पे, उसने प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा लिया। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ अ यूनिफाइड indirect tax system that replaces multiple cascading taxes like VAT, सर्विस टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो कई टाइप के टैक्स लगते थे उन सबको क्लब अप करके जीएसटी लगा दिया गया है इंडिया में, ताकि एक ही टाइप का टैक्स हो पूरे कंट्री में। नेक्स्ट आ जाता है कस्टम ड्यूटी। दीज आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस का? इट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देते हैं और कंज्यूमर की स्पेंडिंग को भी असर डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो उन पर डिपेंड करेगा, महंगा तो कोई भी नहीं खरीद पाएगा। इट कैन बी इन्फ्लेशनरी इफ पास टू द कंज्यूमर, पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर दिए जाते हैं, इस वजह से ये इन्फ्लेशनरी बन जाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्राइस में ऐड करके अल्टीमेटली कंज्यूमर्स की जेब में से निकाला जाता है। तो ये तो हो गए टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसे कौन सी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं जो टैक्स नहीं है मगर सरकार को रेवेन्यू जनरेट करते हैं? इट इंक्लूड्स फीस एंड फाइन्स, दैट इज चार्जेस फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, लाइसेंसिंग, पेनल्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकार की सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो तो फीस दे रहे हो, फाइन्स वगैरह वगैरह, चलान वगैरह हो गया, या आपका कोई फाइन लगा दिया सरकार ने या कोर्ट ने आपके ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड्स फ्रॉम PSUs, तो प्रॉफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। जब भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जिसकी गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, जब भी वो प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड की फॉर्म में सरकारों को भी पैसा आता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीट्स, अर्निंग्स फ्रॉम लोन्स गिवन टू स्टेट्स और पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस या स्टेट्स को जो भी लोन्स दिए उससे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है इन चीज़ों का? इट प्रोवाइड्स एडिशनल फंड्स विदाउट इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन के बगैर ही ये सरकार को एडिशनल पैसा दे देते हैं, रेवेन्यू एडिशनल जनरेट कर लेते हैं, टैक्स बढ़ाना नहीं पड़ता। ठीक है, अब रेवेन्यू को छोड़ के आ जाता है एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट्स, कि अब खर्चे की बातें होंगी सरकार के। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय इंजेक्टिंग मनी इनटू द इकोनॉमी और विड्रॉ इट। तो सरकार जो खर्चा करती है उससे इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करती है, और अगर खर्चा नहीं करती, विड्रॉ कर लेती है, तो ये लीकेज की फॉर्म में आ जाता है कि सर्कुलर फ्लो से पैसा लीक हो गया। ठीक है, मतलब आया ही नहीं पैसा एक टाइप का। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके अंदर फर्स्ट मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्स टू स्पेंडिंग ऑन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार वहाँ खर्चा करती है जो लॉन्ग टर्म के लिए सरकार कोई फिजिकल एसेट बना रही है या कोई फाइनेंशियल एसेट्स बना रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया सरकार ने, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, या स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लेके आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के खर्चे से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको कैपेक्स भी कहा जाता है। कैपेक्स बूस्ट्स प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इट इज़ अ की टूल इन फिस्कल पॉलिसी टू स्टिमुलेट डेवलपमेंट एंड अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और जो डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में? इट बूस्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इससे अपोजिट चलें तो ये आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स रूटीन स्पेंडिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशंस, जो सरकार रोज़मर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में खर्चा करती है, सच एज सैलरीज देना, पेंशन्स देना, सब्सिडीज़ देना, या जो भी लोन्स लिए हुए हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट देना, या मेंटेनेंस करना एडमिनिस्ट्रेशन का। अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट डज नॉट क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स बट एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरीके से यहाँ कोई एसेट नहीं बनते, बस यहाँ पे सरकार अपनी सर्विसेज स्मूथली चलाती रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अच्छे से चल रही होती हैं। ठीक है, दिस recurring spending is crucial for social welfare and administration but must be controlled to prevent fiscal deficit। इस टाइप के खर्चे सरकार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेलफेयर को बढ़ावा देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने में मदद करते हैं, बट इनको बढ़ाना नहीं चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे खर्चों की वजह से ही सरकार को डेफिसिट या घाटा होता है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट क्या है इसका? इट इंक्रीजेस डिस्पोजेबल इनकम एंड डिमांड इन द इकोनॉमी, क्योंकि सरकार इस टाइप के खर्चे करेगी, लोगों की इनकम जनरेट होगी, लोग खर्चा करेंगे, उनके पास पैसा आएगा। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरकार बोरो करती है, उससे भी तो सरकार के पास पैसे आते हैं ना। इसमें इंटरनल बोरोइंग्स आ सकती हैं, जिसमें लोन्स फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, दैट इज बैंक से या फिर पब्लिक को बॉन्ड्स बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इंटरनल बोरोइंग्स होता है वो बोरोइंग्स जो विद इन द कंट्री हो रही हैं। तो सरकार बोरो क्यों करती है? क्योंकि सरकार का खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम है, इस चक्कर में सरकार बोरो करती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल बोरोइंग्स। इसमें क्या होता है? लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनसे लोन लेना जो सरकार लेती रहती है टाइम टू टाइम। फिर आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट मीन्स प्रिंटिंग न्यू मनी टू कवर फिस्कल डेफिसिट। सरकार अपने घाटे को कम करने के चक्कर में RBI से लोन लेती है और उसको कहती है कि भाई तुम नए नोट छापो। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या है? इट कैन लीड टू
हायर नेशनल डेट इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। एक तो कर्जा लिया है और कर्जे को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, कर्जे को ऐसी जगह पे खर्च नहीं किया जो इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उल्टा कर्जा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि जो कर्जा लिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी तो देना ही है ना। ठीक है, फिर आ जाता है सब्सिडीज़ एंड ग्रांट्स। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है सरकार। इट सपोर्ट्स फार्मर्स विद चीप फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स वगैरह, तो फार्मर्स को जो है सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से इट एनकरेजेस स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज, इनको सस्ते में लोन्स प्रोवाइड कराती है। एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज़ देती है ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ बढ़ें। बूस्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, इससे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं इससे। ठीक है, अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है? इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट बट मे स्ट्रेन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। इन सारी सब्सिडीज़ या हेल्प की वजह से सरकार, देश की तो तरक्की होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम आएगी, मगर दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक और तरीका है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जहाँ से सरकार को पैसा आ सकता है और पैसा देती भी है सरकार। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर वन वे पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट्स टू इंडिविजुअल्स। अब देखो, सरकार ट्रांसफ़र पेमेंट देती है लोगों को वन साइडेड हेल्प करने के लिए, और अगर बाहर से आ रही है ट्रांसफ़र पेमेंट तो वो गवर्नमेंट की जेब में जाती है सारी की सारी। ठीक है, तो सरकार जो ट्रांसफ़र पेमेंट करती है जिसमें सरकार का खर्चा होता है, दे आर मेड बाय गवर्नमेंट्स टू इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ विदाउट रिसीविंग गुड्स और सर्विस इन रिटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे वन साइडेड पेमेंट होती है, जैसे पेंशन्स दे दी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, या कोई वेलफेयर सब्सिडी टाइप दे दी, तो ये वन साइडेड पेमेंट होती है जिसके पीछे कोई बेनिफिट या सरकार इनसे कोई गुड या सर्विस जनरेट नहीं कराती। दीज पेमेंट्स रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, इससे इनकम फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। सपोर्ट vulnerable groups and stabilize demand during economic downturns but don't contribute directly to GDP। तो GDP को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती, गरीबों का भला हो जाता है, सरकार सपोर्ट कर देती है, और जो वल्नरेबल सेक्शन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसकी भी हेल्प हो जाती है। तो इसका असर क्या पड़ता है? इट रिड्यूसेस पॉवर्टी बट मे इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट। ये सरकार के जो वेलफेयर के काम है, इससे फ़ायदा तो है, गरीबी तो हटेगी, मगर अगर सरकार अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रही है तो डेफिसिट्स बढ़ते रहेंगे, और उन डेफिसिट्स को उन डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए सरकार या तो नए नोट छापेगी या फिर बाहर से कर्जा लेगी। दोनों सूरतों में जो है इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंक्लूजन। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का कंक्लूजन, फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर गवर्नमेंट्स टू रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि पूरी इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रेगुलेट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय स्ट्रेटेजिकली, अगर हम स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाए सरकार, बाय स्ट्रेटेजिकली यूजिंग टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग, सब्सिडीज, बोरिंग्स, पॉलिसी मेकर्स कैन स्टिमुलेट ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल करके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सरकार हैं, वो ग्रोथ को बढ़ा सकती है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है और इनइक्वालिटीज़ को कम कर सकती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर बैलेंस्ड टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी की सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है कि वो किस हिसाब से बैलेंस बना के सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इनको अच्छे से काम करवाती है। ठीक है, ताकि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो इकोनॉमी में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो फिस्कल पॉलिसी है वो डिस्क्रिशनरी भी हो सकती है और ऑटोमेटिक भी हो सकती है। तो क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है डिस्क्रिशनरी वर्सेस ऑटोमेटिक फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स या ऑटोमेटिक फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स या पॉलिसी क्या होती है वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। छोटी सी वीडियो है। शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये टॉपिक फिस्कल पॉलिसी में से लिया गया है और उसके सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इट रेफर्स टू डेलिब्रेट चेंजेस इन टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी और कितना खर्चा करेगी, इसको सरकार डेलिब्रेटली खुद से चेंज करती है, अपनी डिस्क्रिशन से चेंज करती है। एग्जाम्पल्स, स्टिमुलस पैकेजेस ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के टाइम पे सरकार स्टिमुलस पैकेजेस देती है या टैक्स कट करती है टू बूस्ट डिमांड, डिमांड को बढ़ाने के लिए। बट दूसरी तरफ ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? इट रेफर्स टू बिल्ट इन मैकेनिज्म दैट एडजस्ट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बगैर ही ये जो सिस्टम है ये काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज रेवेन्यू ड्यूरिंग
ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आएगी तो आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी तो टैक्स रेट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, समझ गए बात, प्रोग्रेसिव रेट पे बढ़ेगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑटोमेटिकली राइज ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, तो जब इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आ जाते हैं तो लोगों को अपने आप ही जो सरकार ने बेनिफिट डिक्लेयर किए होते हैं वो अपने आप ही मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी है और वो डिस्क्रिशनरी है जिसमें सरकार को खुद स्टेप लेना पड़ता है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी कब होती है और क्या होती है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में से लिया गया है और फिस्कल पॉलिसी के सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग और एंड टैक्स कट्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली ड्यूरिंग रिसेशंस और द पीरियड ऑफ लो डिमांड। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार की ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है और टैक्स कम करती है, क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या डिमांड कम चल रही है या मंदी आई हुई है, उससे इकोनॉमी को निकालने के लिए, इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है और टैक्स कम करती है। उसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। बाय इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू इकोनॉमी, दिस पॉलिसी एम्स टू बूस्ट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल के फिस्कल पॉलिसी क्या एम करती है कि फिस्कल पॉलिसी चाहती है कि कंजम्पशन बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो जाए, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से रिवाइव कर जाएं। In other words, expansionary fiscal policy is a macroeconomic strategy where the government increases spending or reduces taxes to stimulate एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है, टैक्सेस कम करती है ताकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सके और जो एक्सेलरेट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। अब व्हेन इज इट यूज्ड, कब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है? तो 4 सिचुएशंस हैं। ड्यूरिंग रिसेशंस और इकोनॉमिक स्लो डाउन्स, रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, डिमांड गिर गई या अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है। टू कॉम्बैट डिफ्लेशन, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। टू रिवाइव बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं है इकोनॉमी में, उसको रिवाइव करने के लिए या बिजनेसेस को रिवाइव करने के लिए सरकारें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ लेके आती हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए? मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर 1, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स सरकार चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, तभी ज़्यादा पैसे डाल रही है और टैक्स कम कर रही है। इट इंक्रीजेज जीडीपी बाय रेजिंग डिमांड। होगा क्या, सरकार खर्चा करेगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा, या टैक्स माफ़ करेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, जब डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से वही लॉजिक कि जब भी सरकार खर्चा करेगी इससे क्या होगा, क्रिएट्स जॉब्स वाया पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव्स। तो पब्लिक प्रोजेक्ट्स लेके आएगी सरकार, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी जिसमें खर्चा करेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देगी तो प्राइवेट सेक्टर अपनी कंपनियां खोलेंगे, तब भी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। नेक्स्ट, काउंटर डिफ्लेशन, इट प्रिवेंट्स अ डाउन टर्न प्राइस स्पाइरल। तो डाउन टर्न प्राइस स्पाइरल या प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं, ये स्पाइरल की तरह हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है, खर्चा ज़्यादा करती है और टैक्स कम कर देती है ताकि लोग डिमांड बढ़ाएं तो प्राइस बढ़ जाए। नेक्स्ट, इंक्रीज कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंडिंग। तो मेन सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा स्पेंड करे और बिजनेस भी ज़्यादा इन्वेस्ट करे। इट पुट्स मोर मनी इन पीपल्स हैंड, सरकार खर्चा ज़्यादा करती है तभी इकॉनमी में पैसा आएगा, टैक्स कम करेगी तो भी लोगों के पास डिस्पोजेबल बच जाएगा। तो हर एक पॉइंट में घुमा फिरा के एक ही लॉजिक घूम रहा है। टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट, इट एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन थ्रू टैक्स ब्रेक्स, टैक्स में माफ़ी दे देती है, सब्सिडी दे देती है, जिसकी वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा देता है। अब आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं? सॉरी। तो फर्स्ट आ जाता है इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो सरकार का खर्चा बढ़ाना, सरकार खर्चा कहाँ करेगी? इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे रोड्स, ब्रिजेस,
एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च किया जाए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या सब्सिडीज़ के ऊपर। पब्लिक सेक्टर हायरिंग की जाएगी जिसमें डायरेक्टली जॉब क्रिएशन आएगी। एजुकेशन एंड हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करेगी विच बूस्ट्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। तो इन सारी जगहों पे सरकार खर्चा करेगी ताकि ओवरऑल इकॉनमी जो है वो जो रिसेशन में चल रही है या जो लो डिमांड में चल रही है, लोगों के पास पैसा आ जाए। ठीक है, उसके बाद टैक्स में कमी करेगी, टैक्स कट्स करेगी, जैसे कि इनकम टैक्स में रिडक्शन करेगी। इट इंक्रीजेज डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपको टैक्स कम देना है तो आपके पास ज़्यादा पैसा बच गया खर्चने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स कट्स करेगी जिससे एनकरेजमेंट मिलेगी कि बिजनेसमैन और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। इनडायरेक्ट टैक्स रिडक्शंस करेगी, जैसे कि जीएसटी वगैरह कट करेगी, इससे प्राइजेस कम हो जाएंगे। प्राइजेस कम होंगे, हम डिमांड बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल वो सारे काम करेगी जिससे हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज बोरोइंग एंड प्रिंटिंग मनी। ठीक है, गवर्नमेंट में बोरो और प्रिंट मनी टू फंड एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को फंड करने के लिए सरकार बोरो भी कर सकती है, आरबीआई को कह सकती है नए नोट छाप दो। रिस्क आर इन्फ्लेशन, नेशनल डेट एट्सेट्रा। इसके रिस्क क्या है कि भाई इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा नोट छाप दिए इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, और नेशनल डेट, अगर कर्जा ले लिया तो देश के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर मैंने अलग से एक फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, उसमें इसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड सब्सिडीज़। तो सरकार क्या करेगी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करने शुरू कर देगी आपके अकाउंट में, और फूड एंड फ्यूल्स सब्सिडीज़ दे देगी ताकि आपके पास ज़्यादा पैसे बचें और डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। ठीक है, अब आ जाता है इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के असर क्या पड़ेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव में होगा लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी क्योंकि सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है। इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों की जेब में टैक्स कम करेगी सरकार तो ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, और बिजनेस की एक्सपेंशन होगी क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। बट इसके कुछ नेगेटिव असर भी हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन इफ़ ओवर हिटिंग अकर्स, अगर कुछ ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन भी हो सकती है। हायर फिस्कल डेफिसिट्स जा सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार के घाटे, क्योंकि सरकार खर्चा कर रही है और आमदनी टैक्स के तौर पे कम आ रही है। राइजिंग पब्लिक डेट, सरकार खर्चा ज़्यादा करने के लिए लोन्स वगैरह ले रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सरकार के जो डेट हैं, जो पब्लिक बोरोइंग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अगर सरकार ही सारा का सारा कर्जा ले लेगी इकोनॉमी से तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो लोन्स बचेंगे नहीं ना, स्कार्सिटी हो जाएगी फंड्स की, तो वो कहाँ से फिर फंड्स लेंगे अगर सब कुछ सरकार ही लोन ले लेके इकोनॉमी से खर्चनी शुरू कर रही है। ठीक है, अब जब भी सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है तो अगर नॉर्मल इक्विलिब्रियम ये चल रहा है E1, तो वैसे इक्विलिब्रियम हो जाता है E2, तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाती है एग्रीगेट डिमांड। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइजेस भी बढ़ सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो AD है शिफ्ट टू राइट लीडिंग टू हायर GDP, तो नीचे से GDP भी बढ़ गई एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। ठीक है, इफ़ इकॉनमी इज़ नियर फुल कैपेसिटी, अगर इकॉनमी फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम करने लग चुकी है, इट मे कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अगर इकॉनमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है तो उससे एक्सेस डिमांड की वजह से जो है इन्फ्लेशनरी गैप भी आ सकता है। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज़ अ पावरफुल टूल टू कॉम्बैट रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए एक काफ़ी पावरफुल सरकार के हाथ में औजार है, बट मस्ट बी यूज्ड जुडिशियसली टू अवॉइड इन्फ्लेशन एंड डेट क्राइसिस। क्राइसिस के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, क्राइसिस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्राइसिस को डेट क्राइसिस ना चढ़ जाए या महंगाई ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ही पैसा ना आ जाए इकोनॉमी में, उसको भी जुडिशियसली देखना पड़ता है सरकार को। व्हेन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, इट कैन रिवाइव ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अगर हम इसको अच्छे से जुडिशियसली सरकार अप्लाई करेगी तो सरकार जो इकोनॉमी डाउन टर्न में चली गई है उसको रिवाइव भी कर सकती है, जॉब्स भी क्रिएट कर सकती है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज भी कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में आपने लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ रिड्यूस्ड
public spending and or higher taxes to slow down an overheating economy, control inflation and stabilize पब्लिक फाइनेंसेस। सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए खर्चा कम करती है और टैक्स ज़्यादा लगा देती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या इकॉनमी ओवरहीट हो गई है, ओवरहीट क्या होती है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि इकॉनमी में क्या क्या होता है ओवरहीटिंग के टाइम पे। अगर आपको नहीं पता ओवरहीटिंग क्या होती है, आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ओवरहीटिंग इकॉनमी अगर हो जाती है, ओवरहीट हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और सरकार के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डेट बढ़ता जा रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इट इज़ टिपिकली इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन। ये तब इंप्लीमेंट की जाती है जब इकॉनमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या डेट बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है सरकार के ऊपर, या अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई है जो सरकार को भी पता है ये सस्टेन नहीं कर सकती। दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी where the governments decrease spending or increases tax to reduce aggregate demand, curb inflation and prevent economic overheating। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है सरकार की जिसमें सरकार इकॉनमी को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसको नीचे लाने के लिए, या फिर जो इकोनॉमिक ओवरहीटिंग हो गई है उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाली पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाती है। अब When is it used? इसका यूज़ कब होता है? ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन, दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब ऐसी पॉलिसी लाई जाती है। When the economy is growing too fast, रिस्किंग अ बबल, जब इकॉनमी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रो कर रही है जिसमें एक बबल बन जाता है और वो बबल कभी भी फट सकता है, तब टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट्स एंड स्टेबलाइज पब्लिक डेट, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए या फिर सरकार के कर्जे को कम करने के लिए सरकार ऐसे स्टेप्स लेती है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एसेट बबल्स, जैसा कि मैंने बताया था, एसेट बबल्स जैसे हाउसिंग बबल या स्टॉक मार्केट का बबल आ गया है, वो एकदम ब्रस्ट ना हो जाए कहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये स्टेप्स लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल इन्फ्लेशन। मेन मकसद तो यही है कि भाई जो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है शॉर्ट पीरियड में, उसको कंट्रोल किया जाए। तो मेन मकसद है कि प्राइस को कम किया जाए। रिड्यूसेस एक्सेसिव डिमांड, ड्राइविंग अप प्राइजेस। ड्राइविंग अप प्राइजेस का मतलब जो भी एक्सेसिव डिमांड है उसको कंट्रोल करेंगे। जब डिमांड ही कंट्रोल हो जाएगी जिसकी वजह से प्राइसेस भाग रहे हैं तो प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? सरकार एक्सेसिव टैक्स लगा देती है, टैक्स लगाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट, रिड्यूस बजट डेफिसिट। सरकार के जो बजट में घाटे चल रहे हैं, बजट का घाटा क्या होता है? सरकार का खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कट्स अननेसेसरी स्पेंडिंग, सरकार क्या करती है? जो अपनी अननेसेसरी फालतू के खर्चे हैं उनको कम कर देती है। नेक्स्ट, प्रिवेंट ओवर हीटिंग, मीन्स स्लो डाउन स्लोज अनसस्टेनेबल ग्रोथ। जो इकोनॉमी ने अनसस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर ली है, जो सस्टेन नहीं हो सकती, अनरियलिस्टिक टाइप ग्रोथ हासिल कर रही है, उसको स्लो डाउन करने के लिए। नेक्स्ट, स्टेबलाइज करेंसी वैल्यू। अगर कुछ ज़्यादा ही पैसा ऐसे भागता रहा, प्राइसेस भागते रहे, तो करेंसी की वैल्यू भी ख़राब हो जाएगी। हाई इन्फ्लेशन एरोड्स करेंसी स्ट्रेंथ, इस वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है। इट एनकरेजेस सेविंग्स, सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए। हाई टैक्सेस रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, जब टैक्स ज़्यादा लगेगी तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो बैंक में पैसे पड़े रहेंगे, तो सेविंग्स एनकरेज होंगी। हालांकि फोर्स सेविंग होंगी मगर सेविंग्स तो होंगी ही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस किस तरीके से जो है इकॉनमी में जो है इंटरवीन करती है सरकार थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें फर्स्ट आ जाता है रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार अपने खर्चे कम कर देती है। क्या करती है? कट इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज वगैरह, इन सब का जो खर्चा वो कम कर देती है। रिड्यूस्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ये भी कम कर देती है। फ्रीजिंग गवर्नमेंट हायरिंग्स, नई हायरिंग्स को फ्रीज कर लेती है। लिमिट्स पब्लिक सेक्टर वेज ग्रोथ, तो ताकि जो नई हायरिंग्स नहीं होगी तो पब्लिक सेक्टर में जो वेज रेट ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। समझ की बात? नई तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेंगी तो उससे सरकार का खर्चा ही कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज टैक्सेस। इसमें क्या है? सरकार टैक्स बढ़ाएगी ताकि लोगों के पास पैसे ना बचें। हायर इनकम टैक्सेस
हो जाएंगे। इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास पैसे नहीं बचेंगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। फिर कॉर्पोरेट टैक्स हाइक्स हो जाएंगे, इसमें क्या है, इट लोअर्स बिजनेस प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जब बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स ही कम हो जाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। फिर नेक्स्ट, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, सरकार जीएसटी वगैरह बढ़ा देगी, इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज प्रोडक्ट प्राइजेस रिड्यूसिंग कंजम्पशन, तो सामान महंगा हो जाएगा, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो तो खरीदनी है, मगर बाकी चीज़ों को आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो डिमांड कंट्रोल आ जाएगी। फिर आ जाता है टाइटन्ड फिस्कल डिसिप्लिन, सरकार टाइटन्ड फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो करती है, मतलब रिड्यूसिंग इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज़ के जो बोरोइंग्स हैं उसको रोक देगी फिलहाल के लिए, लेस बोरोइंग्स फ्रॉम मार्केट करेगी, और लोअर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो करनी है वो भी कम कर देगी, फ्यूअर सब्सिडीज़ एंड कैश बेनिफिट्स देगी लोगों को, ताकि मार्केट में पैसा कम से कम आए। फिर आ जाता है डेट रीपेमेंट एंड सरप्लस बजट, गवर्नमेंट फॉलो करती है, गवर्नमेंट में यूज़ बजट सरप्लसेस टू पे ऑफ डेट्स, तो सरकार जब खर्चा कम करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी तो आमदनी बढ़ेगी, तो जो भी सरकार को बेनिफिट होगा बजट में, उसके थ्रू सरकार अपने जो कर्जे हैं वो चुका सकती है, डेट रीपेमेंट कर सकती है। ठीक है, अब आ जाता है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव में ये होता है कि सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आएगी तो लोअर इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, स्टेबल करेंसी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अब इकोनॉमी में करेंसी कम रहेगी, क्योंकि सरकार टैक्स के थ्रू सारा पैसा इकट्ठा कर रही है और नया पैसा डाल नहीं रही है। रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, सरकार के जो डेफिसिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि सरकार खर्चा कम कर रही है, ऊपर से टैक्स भी ज़्यादा लगा रही है। कंट्रोल्ड डेट लेवल्स, सरकार के डेट लेवल कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि सरकार और खर्चा नहीं करना चाहती तो सरकार को कर्जा भी नहीं लेना, उल्टा जो सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आ रहा है तो उससे डेट रीपेमेंट कर सकती है। अब इसके नेगेटिव असर क्या पड़ेंगे, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार ही खर्चा नहीं करेगी तो जॉब लॉसेज हो जाएंगी, तो इकोनॉमी में जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है ये सिचुएशन। नेक्स्ट, स्लोअर जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से कई कंपनियां बंद हो जाएंगी, और क्या कहते हैं, जॉब लॉसेस जो पहला पॉइंट है वो भी हो सकता है। लोअर बिजनेस प्रॉफिट्स, तो जब सरकार टैक्स वगैरह लगाएगी तो उससे बिजनेस प्रॉफिट्स जो हैं वो तो हैम्पर करेंगे ना। नेक्स्ट, पॉलिटिकल अनपॉपुलैरिटी आ जाएगी उस सरकार की, क्यों, सरकार तो वही सही है जो ज़्यादा खर्चा करे, जो ज़्यादा वेलफेयर करे, तो इस केस में सरकार तो करेगी नहीं, तो जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अनपॉपुलर हो जाएगी। अब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि पहले ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये प्राइस था और ये जीडीपी थी, तो जब भी क्या कहते हैं एग्रीगेट, जब भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लाई जाती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो जाती है, तो अब यही सेम सप्लाई कर्व को कट कर रही है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, तो प्राइस तो पहले से नीचे आ गया मगर जीडीपी भी तो गिर गई ना। तो एग्रीगेट डिमांड एडी शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी इस साइड, लीडिंग टू लोअर आउटपुट जीडीपी, लोअर आउटपुट या जीडीपी जो है वो लोअर हो जाएगी। ये जीडीपी नहीं लग रही, डी नहीं लग रहा, ये ओ लग रहा है, मैं इसको अच्छे से डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो गिर जाएगी। इफ़ अप्लाइड टू एग्रेसिवली इट कैन लीड टू रिसेशन, अगर सरकार को ज़्यादा ही जोर लगाए, जैसे अमेरिका ने आजकल पकड़ा है कि भाई हम एग्रीगेट डिमांड को कम लेके ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके ही थामेंगे, तो इकोनॉमी में रिसेशन भी आ सकता है, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इसको, कंक्लूजन क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज़ a necessary tool to prevent economic instability, but it must be used cautiously to avoid excessive slowdown। ये एक अच्छा टूल है, बट इसकी मदद से हम इकोनॉमी को जो काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट है उसको तो कंट्रोल कर रहे हैं, मगर अगर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली इसको यूज़ कर लिया तो इकोनॉमी में स्लो डाउन भी आ जाता है। When applied correctly, it helps to control inflation, reduce debt and maintain a sustainable growth। अगर इसको अच्छे तरीके से सरकार यूज़ करे तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकती है, अपने डेट को, अपने कर्ज़ों को भी कंट्रोल कर सकती है, और सस्टेनेबल ग्रोथ को भी मेंटेन कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का रोल या इंपॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन में आए, किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Fiscal policy refers to the government's use of taxation and public expenditure to influence economic activity। इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए सरकार अपने खर्चे और अपने रेवेन्यू मतलब टैक्सेशन के जितने भी हथकंडे अपनाती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो सरकार के खर्चे और आमदनी से रिलेटेड है, इस हिसाब से खर्चे और आमदनी करेगी ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके, असर डाल सके। It is the key instrument for managing economic growth, stabilizing prices,
रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड एंश्योरिंग इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल पॉलिसी जिसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया जा सकता है, प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स, गरीबों को खर्चा, इस टाइप से इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सकता है। रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जिसमें हम सरकार के खर्चे बढ़ाते हैं और टैक्स रेट कम करते हैं, इससे क्या होता है? इट बूस्ट्स एग्रीगेट डिमांड लीडिंग टू हायर प्रोडक्शन। इससे जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्योंकि सरकार स्पेंडिंग ज़्यादा कर रही है और टैक्सेस कम कर रही है। इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। तो जब भी हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लेके आते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाते हैं और सरकार अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है। इट हेल्प्स टू कर्ब एक्सेसिव डिमांड। तो मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। इससे क्या होता है? प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो एक्सेस डिमांड है वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो जो फालतू के जो प्राइस राइज चल रहे हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर creates jobs while tax incentives encourages businesses to hire more workers। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर वगैरह के ऊपर। तो और टैक्स में सब्सिडीज़ वगैरह दे से टैक्स इंसेंटिव्स के टैक्स माफ़ कर दिया या सब्सिडी दे दी, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है वो इनकरेज फील करेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। नेक्स्ट आ जाता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज बाय ट्रांसफरिंग वेल्थ फ्रॉम हायर इनकम ग्रुप्स टू लोअर इनकम पॉपुलेशंस। तो सरकार ने जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए हैं, इससे अमीरों से ज़्यादा टैक्स लगा के पैसा जो इकट्ठा किया जाता है वो गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज़ हैं, अमीर गरीब में जो फासला है वो कम होता जा रहा है। अब असल में कम हो रहा है नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, मगर फिजिकल पॉलिसी मदद करती है ये फासले को कम करने की। असल में जो हो रहा है वो आप खुद ही सोच सकते हो, तो थ्योरी और प्रैक्टिस में काफ़ी गैप रहता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन। ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जब भी रिसेशन वगैरह आता है, फिजिकल पॉलिसी क्या करती है? फिजिकल स्टिमुलस सच एज इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग हेल्प्स टू रिवाइव डिमांड एंड प्रिवेंट डीप रिसेशंस। तो जब भी रिसेशन वगैरह आ जाता है तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है, डिमांड फिर से बढ़ती है और इकोनॉमी को डीप रिसेशन से या डिप्रेशन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। टैक्स कट्स एंड सब्सिडीज फॉर businesses incentivize प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए सरकार टैक्स कट्स डिक्लेयर कर देती है या फिर सब्सिडीज़ डिक्लेयर कर देती है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट बिजनेसमैन है उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो और ज़्यादा लोन्स भी लेता है और ज़्यादा अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स को फाइनेंस करता है। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें आर्मी आ जाती है, जिसमें वो गुड्स जो नॉन राइवल नेचर में होते हैं, ठीक है, और उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को भी प्रोवाइड करती है सरकार और उनको इनके खर्चे मेंटेन करती है। फिजिकल पॉलिसी एंश्योर्स फंडिंग फॉर essential public services like defense, healthcare, education and transportation which the private sector may under provide। तो प्राइवेट सेक्टर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा तो सकती है मगर इतना ज़्यादा लेवल पे प्रोवाइड नहीं करा पाती, इसी वजह से जो पब्लिक सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो हमारी इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर की भी पार्टिसिपेशन है, तो पब्लिक गुड्स भी सरकार प्रोवाइड करवाती है ताकि जो मार्केट है उसमें कंपटीशन बना रहे। ये ना हो कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया और वो एक्सप्लॉइट करने लग गए। तो उनका खर्चा चलाना भी जो है फिजिकल पॉलिसी का मेन जो है ऑब्जेक्टिव है, और इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हैं कि फिजिकल पॉलिसी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हमें जो है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अब पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट फेल्योर्स वगैरह भी हो जाते हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजिंग पब्लिक डेट। गवर्नमेंट यूज फिजिकल स्ट्रेटजीज to balance borrowings and repayments, ensuring
लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी विदाउट हार्मिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट एक बैलेंस बना के रखती है कि बोरिंग और रीपेमेंट के कितना सरकार कर्जा लेगी और कितना रीपेमेंट करेगी, उसमें एक बैलेंस बना के रखती है, जिसको डेट मैनेजमेंट भी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट भी कहा जाता है। पब्लिक डेट के ऊपर मैंने अलग से फुल चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है कि किस किस तरीके से डेट को रीपे किया जा सकता है, कितने टाइप के डेट्स होते हैं, डेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। आपको अगर वो चाहिए होगा मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो लॉन्ग टर्म में पब्लिक डेट को कैसे मैनेज करती है सरकार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेट को मैनेज करने में। नेक्स्ट आ जाता है करेक्टिंग मार्केट फेलियर्स। Government intervention through subsidies, taxes or regulations addresses market inefficiencies, that is pollution, monopolies etc. तो जब भी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ और रेगुलेट करने की कोशिश करती है जहाँ जहाँ पे मार्केट इनएफिशिएंसीज हैं, जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हो गया उस पर टैक्स या फाइन्स लगा दिया, कोई मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उस पर डबल ट्रिपल टैक्स लगा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसको डिस्करेज कर दिया। तो सरकार जो मार्केट फेलियर्स हैं उनको करेक्ट कर सकती है थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। किसका? गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू मार्केट फेलियर को करेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेटेड फिस्कल पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल टैक्स ब्रेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज बाय बूस्टिंग अंडर डेवलप्ड एरियाज़। तो जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है जहाँ पे अभी तरक्की नहीं हुई, उन एरियाज़ में सरकार टैक्स पे छूट दे सकती है या सब्सिडीज़ दे सकती है, ताकि वहाँ पे आके कंपनियाँ अपनी कोई जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो अपना के इस्टेब्लिशमेंट्स क्रिएट करें और लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वे में रीजनल डिस्पैरिटी को या रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ जाता है एनहेंसिंग सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, unemployment benefits and healthcare subsidies protect vulnerable populations, improving living standards। उनके इम्प्रूव करती है लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो गरीब लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सरकार, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है, हेल्थ केयर बेनिफिट्स देती है, हेल्थ केयर में सब्सिडीज़ वगैरह भी देती है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लुएंसिंग consumption patterns, very important. Tax policies, for example tax on tobacco or subsidies for renewable energy steer the consumer behavior towards socially desirable outcomes। तो सरकार कंजम्पशन पैटर्न्स को भी असर डाल सकती है थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। जैसे सरकार चाहती है कि लोग सिगरेट शराब कम पिएं, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देगी, और अगर सरकार चाहती है कि जैसे रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह ये एनकरेज हो, तो लोगों को सोलर पैनल्स पे आपको सब्सिडी देनी शुरू कर देगी, जिससे कि कंजम्पशन पैटर्न पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर डल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूडेंट fiscal management prevents excessive deficits, ensuring macroeconomic stability and investor confidence। एक अच्छी जो फिस्कल पॉलिसी होगी वो प्रिवेंट करेगी कि सरकार को डेफिसिट मतलब घाटा ना हो, सरकार अपने खर्चे और आमदनी में बराबरी ला के चले, मेंटेन करके चले, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो अगर एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी होगी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी एनकरेज होंगी। नेक्स्ट आ जाता है काउंटर एक्टिंग इकोनॉमिक शॉक्स। In crisis, for example pandemics या market meltdowns etc, fiscal measures like stimulus checks and bailout packages जो मिलते हैं, it may stabilize the economy। तो जब भी इकोनॉमी में शॉक्स वगैरह आते हैं तो फिस्कल पॉलिसी की मदद से स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे क्राइसिस आ गए सरकार खर्चा बढ़ा देगी, अगर इकोनॉमिक बूम्स आ गए या फिर कह सकते हो इकोनॉमिक ओवरहीटिंग, जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, इस टाइप की सिचुएशन हुई तो सरकार टैक्सेस वगैरह बढ़ा देगी और खर्चा कम कर देगी। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग एग्रीगेट डिमांड। बाय एडजस्टिंग स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट रेगुलेट्स ओवरऑल डिमांड, प्रिवेंटिंग ओवरहीटिंग और स्टेग्नेशन इन द इकोनॉमी। तो सरकार अपने स्पेंडिंग को मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर को एंड टैक्सेस को मैनिपुलेट करके इकोनॉमी में डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। मान लो एक्सेस डिमांड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो इन्फ्लेशन हो सकती है, तो डिमांड को कम करने के लिए सरकार अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी ताकि मार्केट में फ्रेश पैसा ना आए, दूसरा टैक्सेस बढ़ा देगी ताकि डिमांड गिर जाए, ठीक है। तो अगर दूसरी तरफ डिमांड बहुत कम है, उसको बढ़ाना है, तो सरकार सब्सिडीज़ वगैरह दे देगी और टैक्स कम कर देगी। इस हिसाब से जो है खर्चा भी बढ़ा देगी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी ताकि जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड कम है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज़ अ पावरफुल टूल फॉर गवर्नमेंट्स टू डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोट इक्विटेबल ग्रोथ एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस। तो इकोनॉमिक ये जो फिस्कल पॉलिसी है काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, एक ऐसा औजार है जिसकी मदद से गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती हैं, इक्विटेबल ग्रोथ मतलब इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सकती हैं और क्राइसिस के टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। थ्रू टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट,
इट इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट एंड सोशल वेलफेयर। तो सरकार अपने खर्चे, आमदनी और डेट को अच्छे से मैनेज करके एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को बढ़ा सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती है और सोशल वेलफेयर को एनहेंस कर सकती है। When effectively implemented, fiscal policy ensures sustainable development and long-term prosperity. अगर फिजिकल पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगी और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री की। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो फिजिकल पॉलिसी के चैप्टर में से है, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी। कि फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश तो करती है, मगर फिजिकल पॉलिसी की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो हमेशा काम नहीं कर सकती, हर सिचुएशन में काम नहीं कर सकती। उसमें जो खामी है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एक्यूरेट फोरकास्टिंग। इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज कंडीशनड बाय द एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ डिप्रेशन एंड बूम सिचुएशन। तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो रिसेशन के टाइम पे पैसा ज़्यादा डालेगी या डिप्रेशन के टाइम पे, और जो इन्फ्लेशन है या बूम पीरियड है उस टाइम पे पैसा निकालेगी। मगर एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? सरकार को पहले ही फोरकास्ट कैसे हो जाएगा कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन आने वाला है, पैसा निकाल लो, इस टाइम पे डिप्रेशन आने वाला है, पैसा डाल लो। तो ये जो फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी है, अगर ये नहीं है तो फिजिकल पॉलिसी किसी काम की नहीं है, ठीक है। बट ड्यू टू डाइवर्स फैक्टर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी एक्यूरेट फोरकास्ट। क्योंकि एक्यूरेसी फोरकास्टिंग में तो इतनी हो नहीं सकती। अब पहले से थोड़ी ना कोई पता लगा लेगा कि भाई जंग होनी है यूक्रेन और रशिया के बीच में और उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ जाएगा, तो पहले से होल्ड करके रख लो या कुछ कर लो। तो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एज सच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। आप एप्लीकेशन तो कर सकते हो मगर 100% अप्लाई हो जाएगी ये नहीं है, क्योंकि सब कुछ फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने तकड़े फोरकास्टर्स एस्टिमेशन जितनी एक्यूरेट करेंगे उतना अच्छा अप्लाई हो जाएगी। मगर इतना अच्छा तो आपको पता है इवन अमेरिका नहीं कर पाता इतनी तगड़ी फोरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिले इन डिसीजंस। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डिसीजंस रिगार्डिंग द फिजिकल मेजर्स मस्ट हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और द पार्लियामेंट। तो जब भी फिजिकल पॉलिसी में खर्चा करना है या टैक्स बढ़ाना है या ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव डिसीजंस पे, वो डिपेंड करता है क्या कहते हैं पार्लियामेंट पे। ये सारे डिसीजन तो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हेंस फिजिकल पॉलिसी डिसीजंस आर डिलेड। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए फिजिकल पॉलिसी के जो डिसीजन होते हैं वो डिले हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और आज मनी सप्लाई को कम करना है तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो टैक्स बढ़ाने का जो डिसीजन है वो पता नहीं कब पास होगा पार्लियामेंट में। समझ गए बात? आई होप आपको समझ आ रही होगी। बिसाइड्स देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन एनफोर्समेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आउटपुट। बेसिकली अगर फिजिकल पॉलिसी लगा भी देते हैं तो फिजिकल पॉलिसी आज लागू की तो आज की आज ही थोड़ी ना असर दिखाएगी 4, 5, 10 दिन, 15 दिन में। तो लैग होता है एक, जितना ज्यादा लैग है उतना काम खराब होगा और जितना कम लैग है उतना ही सही रहेगा। तो फिजिकल पॉलिसी में या मॉनेटरी पॉलिसी में या कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो इंस्टेंटली असर नहीं करती, उसमें लैग होता है, ठीक है। तो डिले इन डिसीजन से और ज्यादा लैग बढ़ जाता है, जिससे फिजिकल पॉलिसी काम क्या पता उतनी एफिशिएंटली ना करे। नेक्स्ट आ जाता है कंफ्लिक्टिंग ट्रेंड्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देयर आर कंफ्लिक्टिंग ट्रेंड्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ अ मिक्स्ड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो वही होती है जिसकी पर कैपिटा इनकम लो है, नेशनल इनकम या जीडीपी काफी ज्यादा लो है, ठीक है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट में बताया कि पब्लिक सेक्टर के मकसद कुछ और हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के मकसद कुछ और हो सकते हैं, दोनों के जो मकसद है कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इस वजह से फिजिकल पॉलिसी इतनी अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं हो सकती। सपोज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इन ऑर्डर टू रिमूव डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है या पब्लिक सेक्टर किस लिए आता है? पब्लिक सेक्टर अपना पैसा इसलिए लगाता है ताकि इकोनॉमी को डिप्रेशन या रिसेशन से निकाला जा सके और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ इट डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड सो ऑल्सो देयर प्राइसेस। तो जब वो मार्केट में जाके पैसा इन्वेस्ट करेगा या फैक्टर्स की डिमांड करेगा तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगे हो जाएंगे, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज ऑफ राइज इन फैक्टर कॉस्ट प्रॉफिट्स जो होते हैं, प्रॉफिट्स इन, यहाँ इन आना था, मैंने एज लिखा है, ठीक है। प्रॉफिट्स इन कहाँ पे? प्रॉफिट्स पर जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें प्रॉफिट गिर जाएंगे, क्योंकि जब उनको सामान महंगा मिलेगा, लेबर महंगी हो जाएगी, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो उनके प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। इट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर।
तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगी। फॉल इन द इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ राइज इन इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई तो फिर फायदा क्या हुआ, जो भी इसका इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया। पब्लिक ने, सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर तो दी, मगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका फायदा क्या हुआ जब प्राइवेट सेक्टर ने अपनी हाथ खींच लिए। समझ के बात। दस फिस्कल पॉलिसी विल प्रूव इनइफेक्टिव। इस वजह से फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव रह सकती है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी रिलेटिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिस्कल पॉलिसी रिलेटिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इज फुल ऑफ लिमिटेशंस। इसके अंदर काफी ज्यादा लिमिटेशंस है। कैसे? फॉर इंस्टांस, फर्स्ट पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी रिलेटिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू राइज इन वेज रेट ड्यू टू विच मोनोपोलिस्ट increase the prices instead of increasing the production and hence employment does not increase at the desired level। अब दिमाग से समझना, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा खींच ली, उससे उनके वेजेस बढ़ गई। तो वेजेस जब बढ़ती हैं तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर या मोनोपोलिस्ट क्या करता है, वेजेस को बढ़ा तो देता है, मगर वेजेस को बढ़ा के वो कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाती है। कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से वो प्राइजेस बढ़ा देता है, वो उतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाता, तो वो प्रोडक्शन को बढ़ा ही नहीं पाता, उल्टा वो जो चीज बना रहा है उसके प्राइजेस बढ़ा जाता है, तो वो सारा का सारा इन्फ्लेशन को और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है। सेकेंडली, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल टू बी सॉल्व थ्रू फिस्कल पॉलिसी। तो जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इकोनॉमी के ढांचे के चेंज होने से अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जैसे टाइपराइटर की डिमांड खत्म होगी, अब लैपटॉप की आ गई, तो वो लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट, जो पुरानी इंडस्ट्रीज, जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली है वो बंद होती रहती हैं और जो नई टेक्नोलॉजी वाली वो आती रहती हैं, उसको कैसे सॉल्व करेगी? उसको तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगी। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में ही कंफ्लिक्ट रहता है। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव के पीछे जाते हैं, वेलफेयर करते हैं, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पीछे रह जाते हैं, और अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होते। तो फिस्कल पॉलिसी में कम इनटू कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कैसे? अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी, खर्चा बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो खुद सोचो हुआ क्या भाई, सोशल वेलफेयर करने के चक्कर में इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन पब्लिक डेट। विद अ व्यू ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू लार्ज स्केल पब्लिक डेट। तो गवर्नमेंट जो है अंडर डेवलप कंट्रीज की क्या करती है, अपने कंट्री को गरीबी से निकालने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट या डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत ज्यादा कर्जा उठा लेती है। इट गिव्स राइज टू वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अब होता क्या है, कर्जा तो बहुत ज्यादा उठा लिया, मगर वो कर्जे को मैनेज नहीं कर पाती। मैनेज इन द सेंस कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी एफिशिएंसी नहीं रहती। एग्जांपल श्रीलंका का, उसने चाइना से इतना कर्जा उठा लिया, यूनाइटेड नेशन से उठा लिया, वर्ल्ड बैंक से उठा लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा लिया, और अब श्रीलंका की हालत देखो क्या है। मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। अब ये वीडियो आप 5 साल 10 साल बाद देखोगे तो कुछ और हो सकती है। ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स एनहेंस मॉनिटरी एंड रियल बर्डन ऑफ पब्लिक डेट। इनकी वजह से, पब्लिक डेट की वजह से मॉनिटरी बर्डन भी आ जाता है और रियल बर्डन भी आ जाता है। मॉनिटरी बर्डन, रियल बर्डन क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पब्लिक डेट के चैप्टर में। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कैसे? मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रिसॉर्ट टू लार्ज स्केल डेफिसिट फाइनेंसिंग एज फिस्कल मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज, वो ज्यादातर क्या कर रही हैं, नोट छाप छाप के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, अपने देश को तरक्की कर रही हैं नोट छाप छाप के। अगर नोट ज्यादा छपेंगे, मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो प्राइजेस काफी ज्यादा भाग जाएंगे। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी पे ज्यादातर क्या आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं कि अफ्रीका में एक ऐसी मंडी लगी है जहां पे लोग रेडियो के ऊपर वो करेंसी बेचते हैं, गत्थियों की गत्थी। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। डेफिसिट फाइनेंसिंग beyond a particular limit becomes a vital source of inflation. It has an adverse effect on economic development. इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्फ्लेशन का, क्योंकि पैसे ज्यादा आते हैं इकोनॉमी में तभी महंगाई होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर में इतना ही था, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।